आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र शुरुआत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान के ताल्लुकात से, और उन ताल्लुकात में वो कोई दिन नहीं होता है जब गोलीबारी नहीं होती है। और आज भी गोलीबारी की खबर है। लाइन ऑफ कंट्रोल के हीरानगर सेक्टर में हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान गोलीबारी हुई है। बताया जाता है कि हीरानगर सेक्टर में गोलीबारी के इस तबादले में रिहायशी इलाकों को भी नुकसान बताया गया है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुई इस गोलाबारी में मवेशियों का नुकसान भी हुआ है। हीरानगर सेक्टर में दौरान शब हुई गोलाबारी में यहाँ से 10 के करीब मकानों को, रिहायशी मकानों को नुकसान भी पहुँचा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग कसम पुरसी के आलम से जी रहे हैं, और इस कसम पुरसी के आलम में ये गोलियाँ किसी भी वक्त उनकी जान के लिए ख़तरा बन सकती हैं। मोहम्मद ताशा, गांव नूनाबाड़ी, पंचायत नूनाबाड़ी, वार्ड नंबर 3 का रहने वाला है। भाईजान, हमारे बहुत अरसा से ये फायरिंग जो हो रही है, इस फायरिंग की वजह से हम बहुत मजबूर हो चुके हैं। और कल जो हुआ है, कल ये हादसा हमारे घर में इतना नुकसान भी हुआ है, और घर में इतनी फायरिंग हो, और बच्चे मेरे कल के और इस वक्त तक डरे हुए हैं, अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं। हमारा माल पशु बाहर ही था, तो शामी शुरू हो गया फायर तकरीबन 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। उसके बाद मोटा फायर चला और बहुत दुखी हो गए हम, हमारे बच्चे, और हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ इस घर को छोड़कर कहीं सिटी में या कहीं और जगह चले जाएँ। इतने घबराए हुए हैं मेरे बच्चे और रो रहे हैं। और कल से इस वक्त तक कोई बच्चों ने खाना नहीं खाया, कोई कुछ नहीं है। हमारे घर की बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है या हमें कोई बंकर दिया जाए। हम बार्डर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर रह रहे हैं और हमारे घर की ये हालात हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल की गोलीबारी और इस गोलीबारी और गोलाबारी के बीच में आम इंसान कैसे वहाँ पे जी पाता है, वहाँ के रहने वाले लोग कैसे जी पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, एक अलमियत से कम नहीं है। और पुंछ के इलाके में परसों ही हुई गोलाबारी के दौरान जो नुकसान हुआ है, उसकी दहशत आज भी दिखाई दे रही थी। और आज भी मुकामी लोग वाविला करते हुए दोनों ममालिक से अपील करते जा रहे थे कि आखिरकार कब रुकेगी, कब थमेगी ये गोलाबारी। कल फायरिंग हुई यहाँ पे, इनके घर पे अचानक हादसा ये हुआ कि काफ़ी ब्रश जो है फायर हुए, और जिसकी वजह से ये पूरा माहौल जो है वो डरा हुआ है। इनके जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, ये खुद ताशा साहब जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं। मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पे बैंकर्स दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे भी आप सेफ़ लोग नहीं हैं। बॉर्डर में जैसे बैंकर दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ बैंकरों का जो काम पूरा नहीं हुआ वो भी किया जाए, और इन लोगों का जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। मेरी डीसी साहब से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पे टीम भेज के यहाँ का मुआयना किया जाए, और यहाँ पे जो है इनको जिस वजह से ये परेशान है, फायरिंग होती है आए दिन, और उसके लिए कुछ ना कुछ इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। दो पड़ोसियों, दो भाइयों के दरमियान ताल्लुकात अब अलमिया बने हुए हैं, और अलमिया अब सियासत में भी बनते जा रहे हैं। ताल्लुकात, हालात और इनमें सियासत के अलमिया, और उसी में सियासत शुरू होती है महबूबा मुफ्ती के तिरंगा बयान से। और उसके बाद जहाँ मुल्क भर में सियासत बहुत तेज़ हुई, बीजेपी ने मुल्क भर में महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी की मांग भी की। वहीं जम्मू में पीडीपी के दफ्तर पर परसों से हंगामा या अलमिया तेज़ हो चुका है। परसों जम्मू में बीजेपी दफ्तर पर 2 से 3 लोग आए और वहाँ पे झंडा चढ़ाया, और उसके बाद दूसरे दिन के मामला फिर देखने को मिले। 10 से 12 लोग दूसरे दिन आए, झंडा चढ़ाया, और तीसरे दिन का कहा के चले गए। और आज भी जम्मू में पीडीपी के दफ्तर पर हंगामा हुआ, झंडे को लेकर हंगामा हुआ, और झंडे की सियासत में जम्मू वर्सेस कश्मीर बनाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये जम्मू में एक मामला, लेकिन कश्मीर में आज का दिन तारीख का अहम दिन था, और आज के दिन पर कश्मीर में भी बीजेपी ने कई रैलीज निकालने की कोशिश की। श्रीनगर के टैगोर हाल में बीजेपी ने आज एक तकरीब भी की, जिस दौरान कश्मीर की सियासत, कश्मीर के हालात और आज के दिन के हवाले से मकालों से लेके नारेबाजी की गई। और इसी नारेबाजी के बाद आगे बढ़ते हुए ये नारेबाजी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर तक पहुंची, और शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में भी आज के दिन के हवाले से हालात और वाक़ात पर बहस भी की गई। हालात के हवाले से मौजूद बहस बनाते हुए ये भी बताया गया कि आने वाले दिन के हवाले से बहुत कुछ बदल भी सकता है।
आज 26 अक्टूबर है। आज के दिन महाराजा हरि सिंह जी ने अपनी जागीर जो है देश के साथ लगाई थी। ये जागीर ना महबूबा की है ना फारूक की है, ये जिनकी थी उन्होंने भारत के साथ लगाई थी। आज के दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उन्होंने साइन किया था। आज के दिन उस समय कोशिश की गई थी यहाँ तिरंगा ना आए। 370 और 35,000 टन के बाद यहाँ की जो एक स्पेशल आइडेंटिटी इन्होंने एक ज़बरदस्ती लेकर रखी थी, फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला ने साजिश के साथ, वो यहाँ से हटी और ये देश तिरंगा जो है शान से जहाँ फहरा रहा था। आज गुबकार से निकलकर गुबकार के डाकुओं को, जिन्होंने 70 साल इस देश को लूटा खसूटा, यहाँ के नौजवानों को गुमराह करके वह यहाँ के टेररिस्ट बनवाया और वो मारे गए लोग, वो हज़ारों माएँ बहनें जो हैं आज उनके हक में तिरंगा लेकर हम लोग सड़क पे उतरे हैं और गुबकार से निकले हैं महबूबा मुफ्ती को बताने के लिए कि पूरा कश्मीर आज तिरंगे के साथ खड़ा है। महबूबा मुफ्ती हमारे न जहन में है न हमारे किसी किताब में है। वो तो हाशिए पे तभी चली गई थी जब उन्होंने कश्मीरियों के साथ धोखा किया। और रही बात तिरंगे की, तिरंगा हमारी आन और शान है। ये हर एक उस मुल्क का जब झंडा होता है वो उस बाशिंदे की शान होती है जो उस मुल्क में रहता है। इसलिए ये रिएक्शन उनके लिए नहीं है, बल्कि ये है कि आज यूटी बनने के बाद हम एक्सेशन डे जो मना रहे हैं ये उस खुशी में मनाया जा रहा है। और हाँ, जो गद्दारे मुल्क है उनके लिए भी ये जवाब है। हालात और वाक़ात के साथ साथ आज के दिन पर तकारीर मकाले कश्मीर में भी हुए, जम्मू में भी ये सब कुछ देखने को मिला। और जम्मू से लेकर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज नारेबाजी भी हुई, जलूस भी निकाले गए। और इन्हीं जलूस और जलसों के बीच में श्रीनगर का घंटाघर भी आज सुर्खियों में बनता रहा। श्रीनगर के घंटाघर पर आज झंडा चढ़ाने की कोशिश, और इसी कोशिश में पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम भी बना दिया। कुपवारा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान श्रीनगर पहुंचे हुए थे और श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा चढ़ाने की कोशिश करते हुए, हालात और वाक़ात को नज़र रखते हुए पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया। जी, आज हमारे यहाँ पे आने का मकसद एक ही सिंपल मकसद है कि जो महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को, उस सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे इस दिन को एक जश्न के तौर पे मनाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मैं यहाँ से महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, जितने भी जो गुपकार अलायंस है, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ जिन्होंने कैटेगोरिकली हमें बोला कि तिरंगे झंडे को हम तब तक नहीं छुएंगे जब तक यहाँ पे स्पेशल स्टेटस हमें वापस नहीं मिलेगा या स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा। हम उनको आज यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ से कश्मीर का नौजवान हर घर से निकलेगा, हर घर में तिरंगा फहराएगा और हमेशा के लिए यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ रहेगा और हिंदुस्तान के साथ ज़रूर। ये हालात और वाक़ात, और इन्हीं हालात और वाक़ात में इंतखाबात भी हैं। और सियासी तजिया निगार बता रहे हैं कि कश्मीर के हालात और वाक़ात बिहार के इंतखाबात पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। कुछ कश्मीर में सियासतदान ये भी कहते हैं कि जम्मू से लेके बीजेपी जो कुछ बयानात यूपी और बिहार में दे रही है उसका असर यहाँ पे ना सही लेकिन उन इंतखाबात पर ज़रूर पड़ सकता है। लेकिन इन्हीं इंतखाबात के बीच में आज लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के नताइज भी थे। इस हफ्ते हुए इंतखाबात में वोट शुमारी का काम आज सुबह शुरू हुआ और इस वोट शुमारी के दौरान पहले से ही यही मालूम हुआ कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो चुका है। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी का पलड़ा, और जहां इंतखाबात के आखिरी नताइज अभी आना बाकी हैं, वहीं हमारे साथी मोहम्मद इसाक इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इसाक, क्या है ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल इंतखाबात के हवाले से, नताइज के हवाले से, इन इंतखाबी नताइज के हवाले से? जी, अभी तक अगर हम LIGC लेह के इलेक्शन के नताइज की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। सुबह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़कर एक कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी 26 में से 10 सीटों पे जीत हासिल किया है LIGC लेह के अंदर। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पे जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी फिलहाल खाता खोलने में नाकामयाब हुआ है और इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट अभी तक
जीत चुके हैं। वहीं इस बार का इलेक्शन बहुत ही अहम था और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफी हलचल देखी जा रही है और जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शुरू हुआ है, हेडक्वार्टर में शुरू हुआ है। जी इसहाक, जानना चाहेंगे कुल मिला के कितनी सीटें थी, कितने उम्मीदवार थे और खास जो नाम है? जी कुल मिला के 36 सीटों पे ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन में 36 सीट होते हैं, 4 नॉमिनेट होते हैं, तो 36 सीटों पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स निकालते हैं और 36 में से 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और अगर हम बाकी चीजों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और 16वां नंबर जो है वो मैजिक नंबर होता है जिसपे क्लियर मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाया जाता है। फिलहाल के आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जो है पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है और आंकड़ा भी मैजिक नंबर भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। जी अब अभी तक जो आदाद शुमार आए हैं, क्योंकि अभी और है, ये लगभग कब तक खत्म हो जाएगी, कितना टाइम और लग सकता है? और एक बात और हमसे जानना चाहिए, कोई बड़ा नाम जो गिरा है, कोई बड़ा नाम जो चढ़ा है, कोई ऐसे लोग हैं? जी अगर हम कोई बड़ा नाम की बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी के 3 बार काउंसलर रह चुके हैं शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी से और फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर और सीसी भी रह चुके हैं शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो हारा है शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत टफ कंपटीशन देने के बाद। शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी से गेलपी अंकल की बात करें, गेलपी गंगल जो है शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार चुकी है और ये बहुत ही बड़ा नाम था, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से हेड कर रहा था इस बार के इलेक्शन में। मुद्दे क्या रहे, जरा ऐसा कहना चाहेंगे अब तक जो आपको ग्राउंड में क्या लग रहा है, किस तरह के मुद्दों पे लोगों ने वोट दिया? क्या बीजेपी को